जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या होता है, ठीक है। आज वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ की मूवमेंट क्या होती है, ठीक है, और मूवमेंट होती क्या है अर्थ की, ठीक है। कि हम इसमें अर्थ मूवमेंट में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी क्रस्ट है, आउटर लेयर है हमारी अर्थ की, वो कैसे चेंजेबल होती है, इस चीज़ की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अर्थ मूवमेंट का अर्थ क्या होता है कि अर्थ और मूवमेंट से मिलकर अर्थ मूवमेंट बनता है। अर्थ का अर्थ है भू और मूवमेंट का अर्थ है संचरण, ठीक है। और भू का मतलब क्या होता है कि जो आउटर लेयर ऑफ अर्थ है, क्रस्ट, उसको हम भूपर्पट्टी या क्रस्ट बोलते हैं। और संचरण एन एक्ट ऑफ मूविंग, परिवर्तन की क्रिया होती है, ठीक है। तो टोटल हमें मिला के क्या प्राप्त होता है कि जो क्रस्ट के ऊपर जो परिवर्तनशील क्रियाएं जो हो रही हैं उनकी स्टडी अर्थ मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। अर्थ हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी है, ये हमने कल भी जाना था, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो क्रस्ट हमारी होती है उसके ऊपर सारी लैंडफॉर्म्स होती हैं, जो भी हमारे क्रस्ट पर बनी होती हैं वो सारी लैंडफॉर्म्स मिलती हैं, ठीक है। क्रस्ट पर पाई जाने वाली भू आकृतियां किस प्रकार परिवर्तनशील होती हैं, यह पृथ्वी की गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें तो पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर ना जैसे पर्वत बने हुए हैं, पर्वत से जो एक्सोजेनेटिक हैं, एंडोजेनेटिक हैं फोर्सेस वो काम करते हैं, ठीक है। और उससे पठार की आकृति मिलती है, और पठार की आकृति के बाद हमें मैदान की आकृति मिलती है। तो इसी प्रकार से जो गति है वो लगातार चलती रहती है अर्थ पर। पर ये चेंजेस 2 प्रोसेस से होते हैं। फर्स्ट है टेक्टोनिक मूवमेंट और सेकंड है क्रस्टल मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होता है, जो अर्थ के अंदर किसी फोर्सेस या मैग्मा की वजह से गति होती है, उसको टेक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं। और क्रस्टल मूवमेंट क्या होती है, जो भूपर्पट्टी के ऊपर या भूपर्पट्टी के ऊपर किसी बाह्य बल के द्वारा मूवमेंट आती है, उसको क्रस्टल मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। और टेक्टोनिक मूवमेंट में क्या होता है कि ये हॉरिजेंटली मूव करती हैं। जैसे प्लेट्स हैं हमारे अर्थ के अंदर, वो प्लेट्स हॉरिजेंटली मूव करती हैं तो वो टेक्टोनिक मूवमेंट में आती हैं, ठीक है। और हमारे टेक्टोनिक मूवमेंट में आगे क्या देखते हैं हम, हमारे कॉन्टिनेंटल या ओशियन का फैलाव तथा सिकुड़न एक प्रकार की टेक्टोनिक मूवमेंट ही है। जैसे हमारे कॉन्टिनेंट है, हमारे ओशियन है, उनमें फैलाव आया है या फिर सिकुड़न आया है या फिर कोई अलग लैंडफॉर्म तैयार हुआ है, तो वो किसकी वजह से हुआ है, टेक्टोनिक मूवमेंट से। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास पृथ्वी के पहले 7 हिस्से नहीं थे, केवल एक ही हिस्सा था जिसका नाम था पैंजिया, और पूरा समुद्र भी एक ही था, महासागर जो था वो एक ही था, पेंथालासा, ठीक है। और अर्थ की इसी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण आज 7 कॉन्टिनेंट अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रस्टल मूवमेंट, ठीक है। क्रस्टल मूवमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, क्रस्ट के ऊपर पाई जाने वाली लैंडफॉर्म्स में परिवर्तन क्रस्टल मूवमेंट कहलाती हैं, ठीक है। क्रस्ट के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म में चेंजेस आते हैं हमारे, जैसे पर्वत बनना है, पर्वत घाटी बनना है, उसको मैदान में कन्वर्ट होना है, या फिर समुद्र में फिर से कोई पर्वत का निर्माण होना है, तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारी क्रस्टल मूवमेंट के अंदर, ठीक है। हमारा क्रिस्टल पार्ट वह एक चेंजेबल पार्ट होता है, ठीक है। जो क्रिस्टल पार्ट है हमारा वो हमेशा चेंजेबल रहता है, उसमें कभी भी स्थिरता नहीं आती, क्योंकि वह गतिशील होता है। द चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, कि हमारी जो प्रकृति का नियम है ना, वही है कि चेंजेबल होता रहेगा, ठीक है। अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर नहीं हो सकता। ऐसी जेम्स हटन ने अपनी एक यूनिफॉर्मिटिज्म की अवधारणा के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्रेजेंट पास्ट से जुड़ा हुआ है। जो आज हो रहा है, जो गतिविधियां हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आज कोई भी अलग लैंडफॉर्म नहीं है। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, गंगा का जो मैदान है वो कभी बड़ा गहरा खड्डा हुआ करता, और जो लगातार हमारी मूवमेंट के कारण आज गंगा का मैदान बन चुका है, जहां पर हम कृषि भी कर सकते हैं। पृथ्वी की गतिविधियां पुराने समय से चलती आ रही हैं, जो प्रेजेंट में हमें दिखाई देती हैं, और आगे भी गतिविधियां ऐसे ही चलती रहेंगी। जो अर्थ की मूवमेंट है वो हमेशा चेंजेबल भी रहती हैं और न्यू कंस्ट्रक्शन भी करती रहती हैं, और साथ साथ कुछ विनाशात्मक प्रक्रियाएं भी होती रहती हैं। इसी प्रकार कुछ लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं और कुछ लैंडफॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अर्थ मूवमेंट 2 लैंडफॉर्म
दो प्रकार से लैंडफॉर्म को क्रिएट करती है। वो कैसे? एक तो सडन एक्टिविटी से और एक स्लो एक्टिविटी से, ठीक है। सडन एक्टिविटी में क्या होता है कि वोल्केनो एक ऐसी प्रोसेस है जो धरातल पर पर्वतों या पठारों का निर्माण करती है। सडन प्रोसेस एक कम समय की गतिविधि है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम पीरियड एक्टिविटी है जिसमें कम से कम समय में कोई लैंडफॉर्म तैयार हो जाना या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी होना कि जिसमें कम समय लगे और कोई ना कोई लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्लो प्रोसेस, ठीक है। स्लो प्रोसेस क्या होती है? ये ज्यादा लंबा समय लगाती है अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। स्लो प्रोसेस को मनुष्य आभास नहीं कर सकता क्योंकि जो ह्यूमन है वो इस चीज को विजिबल नहीं, इस चीज के लिए विजिबल नहीं है। ह्यूमन इस चीज को फील ही नहीं कर पाता है कि वो प्रोसेस हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। ह्यूमन कैन नॉट ऑब्जर्व, फील एंड सी दिस एक्टिविटी, कि ह्यूमन जो है वो ना तो इसको ऑब्जर्व कर पाता है, ना फील कर पाता है और ना ही उसको कम समय में देख पाता है, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस होती है। इसको प्रोसेस को होने में ना बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग को इसका पता नहीं चल पाता है, ठीक है। इन प्रोसेस के घटित होने का समय काफी लंबा होता है, इससे लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो जैसे पर्वत है कोई, तो वो एकदम से तो तैयार नहीं हो सकता, हो भी सकता है क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से, लेकिन अगर हम स्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पर्वत को बनने में कई साल लग जाते हैं। और पठार है, घाटी है, समतलीकरण है इसका, तो इसको बनते बनते बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, जिसको ह्यूमन ऑब्जर्व नहीं कर पाता। जैसे हम बात कर लेते हैं हिमालय को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ग्रेट हिमालय जो है, जो हमारा अलग टाइम पीरियड है, जिसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगा है, और जो मिडल और शिवालिक हिमालय हमारा, वो दोनों की एक्टिविटी अलग है, ठीक है। सेपरेट अफेक्टिंग फैक्टर्स फोर्सेज ऑफ द अर्थ। अगर हम ये देखें कि अर्थ की मूवमेंट को में कौन कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं वो हमारी अर्थ की मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। वो किस तरह? चलो देखते हैं। एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं ना, ये अंतर्जात बल होते हैं, ठीक है। एंड ये अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से क्रिएट होते हैं और बाहर की तरफ कोई न कोई लैंडफॉर्म में मूवमेंट लाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को हम देख लें तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हमारे पर्यावरण या फिर बाह्य बल होते हैं, जो पर्यावरण के माध्यम से या फिर अर्थ के ऊपर से कोई एक्टिविटी करते हैं, जिससे पृथ्वी पर चेंज देखने को मिलता है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में हमारे कौन कौन सी फोर्सेस आते हैं? जियोथर्मल फोर्सेस और कन्वेंशनल करंट, ठीक है, जिसके रिजल्ट फॉर्म के अगर रूप में देखे जाए तो वोल्केनो और अर्थक्वेक इसके रिजल्ट लैंडफॉर्म है, ठीक है। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या क्या आता है कि रिवर हैं, एयर हैं, ग्लेशियर्स हैं। इसमें कैसे? देखो, एयर जैसे है एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का काम करता है। एयर कोई ना कोई लैंडफॉर्म क्रिएट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। एयर अपने माध्यम से सेडिमेंट्स को लेके आता है कहीं ना कहीं से और फिर किसी प्लेस पर उसको बिछा देता है, जिससे कोई लैंडफॉर्म तैयार हो जाता है। और रिवर है, रिवर अपने साथ बहाकर बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है पर्वतों से और वो मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती है, उससे एक लैंडफॉर्म का क्रिएशन होता है। और ग्लेशियर है, ग्लेशियर भी कुछ इसी तरह है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट